अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नुशाबा जमील। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर। अब आज हम लेक्चर नंबर 27 का आगाज़ करने लगे हैं। इस लेक्चर में हमने HTML5 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो सिंपल HTML पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि HTML5 जो है वो क्या होता है। HTML5 इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो हमें पता है कि किसी भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो हमने HTML में बनाना होता है। HTML5 क्या है? HTML5 एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि आजकल जो यूज़ हो रहा है वर्जन HTML का, उस वर्जन को हम क्या कहते होते हैं? HTML5 कहते हैं। ठीक है, HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HTML। ये बात आपने याद रखनी है। ये MCQs में आ सकती है, शॉर्ट में आ सकती है। ठीक है, अब इससे आगे जो है हमें क्या बताया गया है, इससे आगे जो सिंपल जो जितने भी वर्जन्स आए हैं हमारे पास HTML के, ठीक है, जो अर्ली वर्जन्स आए हैं वेब में, ये सारे वर्जन्स आए। ठीक है, ये सब वर्जन जो है आपने इनकी एब्रीविएशन जो है वो याद करनी है। ठीक है, ये आपको MCQs में आ सकते हैं, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो वर्जन कब आया था? 1989 में आया था। वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया था। ठीक है, 1989 में। फिर उसके बाद क्या, 1991 में HTML इन्वेंटेड बाय द टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ही नहीं, 1991 में क्या इन्वेंट किया था? HTML इन्वेंट किया था। देन उसके बाद क्या है, 1993 में, ठीक है, कितने 2 सालों बाद 1993 में HTML प्लस ड्राफ्ट बाय द डेविड ट्रिगरेट। ठीक है, कि इसने क्या किया था? ड्राफ्टेड किया था, पब्लिश नहीं किया था। ये भी बात आपने याद रखनी है। देन उसके बाद आता था 1995 HTML वर्किंग ग्रुप्स डिफाइन HTML 2.0 वर्जन। ठीक है, कि कौन सा 1995 में कौन सा वर्जन आया था? 2.0 वर्जन आया था। फिर देन आ गया था 1997, फिर W3C ने, ठीक है, W3C HTML 3.2 वर्जन कब आया था? 1997। 1999 पे 4.1 W3C के ही तरफ से आया था। फिर 2000 में 1.0 XHTML आ गया था। ठीक है, वो कब आया था? वो भी WC3 ने हमें रिकमेंडेड किया था। फिर 2004 में कौन सा आया था? वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप फॉर्म। ठीक है, तो ये बन गया था हमारे पास। 2008 में हमारे पास क्या बना? वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। फर्स्ट पब्लिश ड्राफ्ट था इनका ये। फिर 2012 में HTML5 हमारे पास आ गया था, लिविंग स्टैंडर्ड्स के आ गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 2014 में HTML5 WC फाइनल रिकमेंडेशन, कि आखिरकार जो है वो WC3 स्कूल जो है हमारे पास जो वेब को जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है उसने भी इसको क्या कर दिया? HTML5 को रिकमेंड कर दिया था। फिर HTML5 में HTML5 इज़ एन इन्हेंस वर्जन ऑफ द HTML। सिंपल के HTML जो हमारे पास पहले के जो वर्जन आ रहे थे, जो इससे पहले जितने भी वर्जन आए हैं हमारे पास 2.0, 3.2, 4.0.1, 1.0, जितने भी हमारे पास वर्जन आया उसमें सबसे जो एडवांस वर्जन अभी तक हमारे पास आया है वो कौन सा है? HTML5 का वर्जन है। ठीक है, 2014 में HTML5 WC स्कूल फाइनल रिकमेंडेशन हमारे पास आ गई। फिर HTML5 इज इनहेंस वर्जन ऑफ द HTML है, जो कि 28 अक्टूबर 2014 को जो है वो पब्लिश हुआ है। ये डेट आपने लाजमी याद रखनी है कि HTML5 जो है वो कब पब्लिश हुआ? W3C की रिकमेंडेशन से कब पब्लिश हुआ? वो 28 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हुआ हमारे पास। देन आ जाता है HTML5, तो ठीक है, का जो न्यू जो HTML हमारे पास आया उसमें हमारे पास क्या क्या न्यू स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे पास आ गए थे। ये तो हमें ये डॉक टाइप, सबसे पहले ये वाला टैग हमारे पास न्यू आया था HTML में। ठीक है, HTML5 में। ठीक है, और ये मेटा टैग। ठीक है, अब ये मेटा टैग डॉक टाइप ये सब क्या है? कैरेक्टर सेट इनकोडिंग के लिए यूज़ होते थे। डॉक टाइप बताता है कि जो हमारी डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या है? HTML है। ठीक है, फिर ये हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर आया था कि किसी भी HTML की जो भी फाइल लिखी जाएगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये हम लोग पीछे इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कर चुके हैं, इसके लिए आपको अंदाज़ा होगा कि HTML का कि एक बॉडी स्ट्रक्चर कैसे लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। पहले इसी तरीके से डॉक टाइप हमारे पास लिखा जाता है, फिर उसके बाद HTML का टैग स्टार्ट होता है और ये एंड होता है। और इस टैग के अंदर हमारे पास एक टैग होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर हम सारा मेटा डेटा लिखते हैं। मेटा डेटा में हमारे पास क्या आ जाता है? उसका मेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उसका टाइटल आ जाता है। अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी हम हेड टैग के अंदर डालते हैं। और बॉडी टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है? जो भी कंटेंट हम अपने वेब के अंदर पेज के अंदर शो करवाना चाहते हैं वो सारा यहाँ पे आ जाता है। अब आ जाते हैं कि न्यू HTML5 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स आए थे वो कौन कौन से है? ठीक है, सिमेंटिक एलिमेंट्स लाइक हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन। ठीक है, ये क्या आए थे? हमारे पास 4 न्यू जो हमारे पास आए थे, या आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं, टैग्स आए थे, वो ये 4 टैग्स थे। ठीक है, और ये कौन से थे? सिमेंटिक एलिमेंट्स थे। उसके बाद आ जाता है कि कौन, और साथ एट्रीब्यूट कौन कौन से आए थे। एट्रीब्यूट्स तो आप जानते हैं कि जो टैग के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ देते हैं, ये जो टैग है इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ देती हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से न्यू एट्रीब्यूट्स हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं? वो थे नंबर, डेट,
टाइम, कैलेंडर एंड रेंज। ठीक है, ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 न्यू जो है हमारे पास क्या आ गए थे, एट्रीब्यूट्स आ गए थे। और उसके अलावा आज मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, अब न्यू एलिमेंट इंटरेस्टिंग कौन कौन से दिए थे, अब न्यू ग्राफिक्स एलिमेंट के लिए कौन से दिया था, एसवीजी और कैनवस दिया गया था। और मीडिया एलिमेंट्स के लिए कौन से दिए गए थे, ऑडियो और वीडियो। इससे पहले जो HTML5 से पहले सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको मैं बता दूं कि HTML5 से पहले हम अपनी वेब पेज पे जो है वो ऑडियो और वीडियो नहीं चला सकते थे, इमेजेस दे सकते थे, लेकिन हम अपनी HTML के जो एक वेब पेज होता है उसमें हम वीडियोस नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमारे पास वीडियो दिखाने का कोई तरीका नहीं था। HTML5 की जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो आया था ना, जो हम आज भी यूज़ करते हैं, वो ये वीडियो और ऑडियो टैग है। ठीक है, जो मोस्टली यूज टैग्स जो हम आप कह सकते हैं कि HTML5 में अब हम यूज़ कर रहे हैं, वो वीडियो टैग है और ऑडियो टैग है। ठीक है, और हेडर फुटर भी अब एक वेब जो स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, उसमें भी हम ये लोग मोस्टली इन दोनों टैग्स को यूज़ करते होते हैं। अब ये था न्यू APIs आए थे। HTML ने अपने कुछ APIs भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। APIs क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसकी आप एब्रीवेशन भी याद कर लीजिएगा। APIs क्या होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी भी थर्ड पार्टी से अगर हमें कोई डाटा लेना है, कहीं से किसी और वेबसाइट से लेके ना कुछ लेना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, APIs यूज़ करते होते हैं। तो HTML ने अपने कौन कौन से APIs इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो ये हैं: HTML जियोलोकेशन, HTML ड्रैग एंड ड्रॉप, HTML लोकल स्टोरेज, HTML एप्लीकेशन कैशे, HTML वेब वर्कर्स एंड HTML SSE सर्वर सेंस इवेंट्स। ठीक है, अब जियो लोकेशन किसके लिए होता है कि अगर मैप वगैरह दिखाना हो, अपने ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करना हो, इस तरह के बहुत सारे जो काम होते हैं हम इन APIs के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में मैं आके नहीं बताऊंगी, पेपर में आपको सिर्फ APIs के नाम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आ सकता। एलिमेंट रिमूव इन HTML, अब कौन कौन से एलिमेंट जो है रिमूव नहीं हुए, वो एक्चुअली वो रिप्लेस हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं, एक्रोनियम वो ABR के साथ हो गए। ये सारे जो टेबल्स हैं ना आगे, ये टेबल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, इसमें आपको MCQs आ सकते हैं, आपको शॉर्ट आ सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा जो है ये सारे आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद आता है एप्लेट। एप्लेट को किसी हमने रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ, बेस फॉन्ट को CSS के साथ, बिग को, सेंटर को, इनको ये सब चीज़ें अब हम CSS में कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए अलग से टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। DIR को किसके साथ, UL टैग के साथ। एलिमेंट को रिप्लेस विद हो गया हमारे पास कि किसी के साथ भी नहीं हुआ। ठीक है, फॉन्ट CSS के अब हम कर सकते हैं, हमें उसके लिए फ़ॉन्ट के लिए फ़ॉन्ट टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये F फ्रेम और F सेट अब ये जो है ना ये रिमूव ही हो गए हैं। ठीक है, इनका रिप्लेसेबल भी कोई नहीं दिया गया, क्योंकि हमें इन फॉन्ट्स की इन टैग्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर स्ट्राइक भी हम CSS से कर सकते हैं, TTT ये CSS से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आपने अच्छा याद करना है। अब आ जाता है न्यू एलिमेंट जो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, वो इस फुल टेबल में लिखे गए हैं। मैं बीच में से कुछ कुछ बता देती हूँ आपको, और आपने सारे ये एलिमेंट अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छे तरीके से याद करने हैं। आर्टिकल आया था, असाइड आया था। आर्टिकल क्या है, डॉक्यूमेंट डिफाइन आर्टिकल इन डॉक्यूमेंट। असाइड डिफाइन अ कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट पेज। ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा डाटा हमारे पास जो इस वेब पेज के अंदर मैंने इन्हें शो नहीं करवाना, ठीक है, एक साइड कंटेंट रखना मैंने अपने पास, ठीक है, उसके लिए असाइड का जो है टैग यूज होता है। ABDI ये क्या करता है, define a part of a text that might be formatted in a different direction from the other text। ठीक है, डिटेल्स क्या है, डिफाइन एडिशनल डिटेल दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड। ठीक है, कि अगर जिसको यूजर को व्यू और हाइड कर सकता है उसके लिए यूज होता है। डायलॉग डिफाइन है डायलॉग बॉक्स और विंडो, कि अगर डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं कि अक्सर हम कुछ टाइप करते हैं तो एक बॉक्स अपीयर हो जाता है, जिसको उसको हम कहते हैं ये डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, जस्ट लाइक अलर्ट होते हैं। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स उससे भी कहते हैं कि ये अलर्ट जो आ रहे होते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग, अगर कुछ हम गलत टाइप कर देते हैं तो एक अलर्ट आ जाता है ना, प्लीज़ एंटर दिस, प्लीज़ एंटर दिस, वो उस तरह के अलर्ट्स भी डायलॉग बॉक्स के जरिए ही करवाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फिग कैप्शन। ठीक है, डिफाइन अ कैप्शन ऑफ अ फिगर एलिमेंट, फिगर, फुटर, हेडर। सबसे मेन जो आप कह दो ना कि इम्पोर्टेंट जो यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो न्यू एलिमेंट्स आए थे हमारे पास, वो कौन से, फुटर, हेडर और मेन। ठीक है, फुटर में क्या होता है कि फुटर डिफाइन करते हैं। ठीक है, हेडर में क्या होता है, हम हेडर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले होता था कि हम सिंपल एक डिव बनाते थे, डिव के अंदर एक फुटर का हम बना देते थे, हेडर की अलग से डिव बनाते थे और हेडर बना देते थे, लेकिन अब हम इस तरह नहीं बनाते। अब हम फुटर का टैग लिखते हैं और फुटर के टैग के अंदर हम फुटर को डिफाइन करते हैं, और हेडर का टैग लिखते हैं और हेडर के टैग के अंदर हम हेडर बनाते हैं। और मेन किसके लिए होता है, बॉडी के लिए। ठीक है, फुटर और हेडर के दरमियान का जो सेक्शन होता है ना, उस सेक्शन को अब हम मेन सेक्शन कहते हैं। डिफाइन द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया।
उसके बाद आ जाता है मार्क, मेंटियम, मैटर, नैब। ठीक है, नैब किसके लिए होता है? नैब बार के लिए होता है, नेविगेशन के लिए। जो हमारे ऊपर किसी भी वेबसाइट में स्टार्ट में ऊपर या नेविगेशन बार होता है ना, उसके लिए कौन सा आप टैग यूज़ करते हैं? नैब बार यूज़ हम करते होते हैं। प्रोग्रेस, मार्क, मेंटिनियम, मीटर, ठीक है, ये आपने सब पढ़ने के कौन सा टैग जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ के इनको याद करना है। नैब, प्रोग्रेस, पीआर, आरटी, ये बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आपको बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा है, इसमें टाइम जाता है। आपने इन सबको पॉज करना है, यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना है, देन आपने आगे नेक्स्ट मूव करना है। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि जिसमें मुझे बताने में आप लोग पढ़ो और आपको समझ ना आए इस चीज़ की। ठीक है, फिर आ जाता है फॉर्म एलिमेंट्स आ जाते हैं। कुछ न्यू टैग्स जो आए थे वो फॉर्म्स के लिए, फॉर्म हम जो बनाते हैं किसी भी वेब पेज में, उसके लिए भी कुछ न्यू आए थे। अब कौन कौन से आए थे? डाटा लिस्ट, की जेन एंड आउटपुट। ठीक है, अब कहती है डाटा लिस्ट के लिए डिफाइन अ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर आ इनपुट कंट्रोल। ठीक है, कि पहले से अब हम अक्सर होता है कि कोई भी फॉर्म्स होता है कुछ में, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्लिक हुआ होता है। ठीक है, तो वो किसके ज़रिए हम कर सकते हैं? डाटा लिस्ट के ज़रिए कर सकते हैं। की जेन होता है डिफाइन अ की पेयर जनरेटर फील्ड। ठीक है, कि किसी भी की फॉर्म्स में की पेयर अगर हमें एक की फील्ड बनानी होती है तो उसके लिए की जेन हम यूज़ करते हैं। फिर आउटपुट डिफाइन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, कि अगर आउटपुट से नाम से भी पता चला कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमें शो करवाने हैं, देन हम क्या यूज़ करेंगे? आउटपुट को यूज़ करेंगे। अब न्यू इनपुट टाइप्स। ठीक है, कुछ न्यू इनपुट फील्ड्स भी हमारे पास दी गई थी, इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ इस तरीके से न्यू इनपुट टाइप भी इस तरह के फॉर्मेट्स की हमारे पास आई थी। देन आ जाते हैं न्यू एट्रीब्यूट सिंटैक्स। ठीक है, अब कोई क्या चीज़ हमारे पास न्यू आई है? ठीक है, एक चीज़ हमारे पास ये आई है पहले कि एम्पटी भी जो है हम क्या कहते हैं अपनी जो टैग है हम उसको रख सकते हैं। जैसा ये इनपुट का टैग है, इस इनपुट के टैग को देखो वहीं पे एम्पटी है, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये वैलिड है। ठीक है, ये एक न्यू चीज़ आ गई है हमारे पास। दिस इज अनकोटेड। ठीक है, अगर आपने कोई वैल्यू दिया और उसको अनकोटेड लिख दिया है, ठीक है, तो भी वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वो भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, वो आपको एरर नहीं देगी। अगर डबल कोट में लिखते हैं आप, वैल्यू लिखा उसको डबल कोट के अंदर लिख दिया, वो भी एक्सेप्टेबल है, और सिंगल कोट के अंदर लिख दिया तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ये न्यू HTML5 का फीचर है, पहले इससे पहले ऐसे नहीं था। पहले में हर चीज़ जो है इस तरह डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिखनी पड़ती थी। ठीक है, अब एक और चीज़ भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि अगर आपने कोई इस तरह की एक इनपुट के अंदर मिसाल कर लें कि एक इस तरह की वैल्यू लिखी, उसके अंदर एक और वैल्यू आपने लिखनी है, तब आप क्या करोगे? तब आपको बाहर डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे और अंदर सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि उसको वो डिफरेंस कर सके एक दूसरे से। ठीक है, फिर इसके बाद आता है HTML5 ग्राफिक्स आ जाते हैं। HTML5 ग्राफिक्स में हमने ये पढ़ा था एक कैनवस और SVG, दो ये न्यू टैग्स आए थे। ठीक है, अब कैनवस किसके लिए? डिफाइन ग्राफिक ड्राइंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि अब न्यू जो ग्राफिक्स अगर हमें बनाने अपनी वेब पेज में प्यारे प्यारे, ठीक है, उसके लिए हम कैनवस का जो टैग है वो दिखाते हैं। और ये अकेला वर्क नहीं करता, इसके लिए हम साथ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी यूज़ करते हैं, तभी वो जाके एक अच्छा सा ग्राफिक्स हमारे पास बनता है। फिर SVG डिफाइंस अ ग्राफिक ड्राइंग यूजिंग SVG। ठीक है, SVG को यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये ग्राफिक्स बनाता है। अब मीडिया टैग्स कौन से आते हैं मैंने आपको पहले बता दिया, ये मीडिया टैग्स है। ठीक है, कौन कौन से मीडिया टैग है? ऑडियो टैग, ऑडियो क्या है? म्यूजिक को हमारे वेब पेज पे दिखाने के लिए। एम्बेडेड का मतलब है कि अगर कोई एक्सटर्नल प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोई और वेबसाइट है, उस वेबसाइट का डाटा जो है मैं अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहती हूँ, तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी? मैं एम्बेडेड टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, फिर आ जाता है सोर्स। सोर्स क्या करता है? वीडियो और ऑडियो का जो सोर्स है उनको डिफाइन करता है। ट्रैक और वीडियो ऑडियो दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वीडियो टैग जो है सिर्फ वीडियो के लिए यूज़ होता है, वीडियो और मूवी कंटेंट। ये आपने डिफरेंस याद रखने कि ऑडियो सिर्फ ऑडियो के लिए यूज़ होगा, वीडियो सिर्फ वीडियो के लिए होगा, लेकिन सोर्स और क्या कहते हैं ट्रैक, ठीक है, ये दोनों जो है ये ऑडियो वीडियो दोनों के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, SRC टैग को हम ऑडियो वीडियो दोनों दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं। ये आपको एक कोई भी वेब पेज होता है तो उसका ये एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले ऊपर हेडर होता है, फिर नैब बार होता है, उसके बीच में सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल, साइड सेक्शन, और एंड में क्या होता है? फुटर होता है। ठीक है, ये HTML5 में इन्हें हमें एक लेआउट दे दिया कि आपके वेब पेज का एक ही इस तरीके से एक ग्रिड लेआउट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे ही चलते हैं। तो सिमेंटिक एलिमेंट HTML5 के कौन कौन से है? ठीक है, ये आर्टिकल, असाइड, डिटेल, फिंगर कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, नैब बार, सेक्शन, समरी, टाइम, ये सब आपके क्या हैं? सिमेंटिक HTML5 के एलिमेंट्स है। अपने नाम याद रख सकते हैं, आपको MCQs में आ सकते हैं, आपको शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन आ जाते हैं। सेक्शन एलिमेंट डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन को डिफाइन करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये एक सेक्शन बनाया, बेशक इस सेक्शन के अंदर मैं टेक्स्ट शो करूँ, इमेजेस शो करूँ, वट एवर मैं शो करूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं क्या टैग यूज़ कर रही हूँ? सेक्शन टैग को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल जो है वो आर्टिकल्स लिखने, इससे पहले क्या होता था कि आर्टिकल्स हम सिंपल एक डिव बनाते थे, उसके अंदर हेडिंग देते थे, हम
आर्टिकल लिखने लगे हैं इस तरीके से। लेकिन अब आर्टिकल के लिए HTML5 में क्या आ गया, आर्टिकल टैग आ गया। अगर हमने अपनी वेब पेज पे कोई भी आर्टिकल लिखना है तो मैं क्या करूँगी, आर्टिकल टैग को यूज़ करूँगी। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दी गई है आर्टिकल टैग की। ठीक है, आर्टिकल टैग लिखा, उसके अंदर मैंने हेडिंग दी, हेडिंग के अंदर पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ दिया। पहले होता था कि मैं डिव बनाती, उसको आईडी देती है, क्लास नेम देती, जिससे पर ये इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा डेवलपर्स को हुआ। ठीक है, डेवलपर्स को कैसे हुआ कि कोई भी कोड पढ़ रहा है तो उसको कोड देखते ही पता चला कि ये जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये क्या लिखा हुआ, मेरे पास एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक मुझे एक फ़ायदा मिल रहा है कि मैंने जो डेवलपर है या कोई भी और जो है उसका जो कोड पढ़ने लगेगा उसको क्या देखते साथ ही समझ आ जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हेडर किसके लिए यूज़ होता है, फुटर, नैब बार, असाइड, ये सब फिगर्स। ठीक है, फिगर का मैंने और फिग और फिग कैप्शन का मैंने आपको नहीं बताया। फिग और फिग कैप्शन के लिए किसके लिए यूज़ होता है कि कोई भी इमेज होता है, ठीक है, वो हमारे पास उसके जो नीचे जो कैप्शन लिखा होता है उसके लिए, उस कैप्शन को लिखने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कोड लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक फिगर का टैग यूज हुआ, फिगर के अंदर मैं क्या दिखा रही हूँ, एक इमेज को दिखा रही हूँ। ठीक है, उस इमेज के अंदर मैंने कोड टैग यूज किया फिगर फिग कैप्शन। ठीक है, फिग से आप फिगर को एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, अब फिग कैप्शन में मैंने लिखा फिग 1 टोटल पगला जो इटली जो भी इस एरिया का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मुझे कहाँ शो हो रहा है, ये मुझे शो हो रहा है ये इस फिगर के नीचे। ठीक है, यानी कि अगर मैंने फिगर के नीचे उसका अगर छोटा सा कोई कैप्शन दिखाना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, फिग कैप्शन के टैग को यूज़ करूँगी। और अगर मैंने कोई फिगर दिखानी है, कोई इमेज दिखानी है तो उसके लिए क्या मैं फिगर का टैग यूज़ करूँगी, और फिगर के टैग के अंदर इमेज का टैग यूज़ करूँगी उस इमेज के लिए, ताकि उसकी मैं इमेज का सोर्स, इमेज का अल्ट टैग्स और इमेज की स्टाइलिंग जो है वो मैं यूज़ कर सकूँ। अब हम आगे चलते हैं, वाई सिमेंटिक HTML। ठीक है, इससे आगे हमारे पास क्या आ जाता है, HTML to HTML5 इमिग्रेशन। ठीक है, कि किस चीज़ के लिए जो है हमारे पास इमिग्रेशन किस तरह हुई। जिस तरह आपको मैं हेडर का और इन सब का बताई थी कि पहले हम क्या करते थे, एक डिव बनाते थे, उनको आईडीज नाम की देते थे, देन फिर वो हम उसके अंदर वो चीज़ बनाते थे। लेकिन अब क्या, अब हमें इस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उस टैग का नाम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि HTML ने हमें इस नाम के जो टैग जो हैं वो डिफाइन करके दे दिए। ठीक है, जैसे डिव पोस्ट हो गया, फुटर हो गया। पहले हम डे बनाते थे और पोस्ट की उसको आईडी देते थे, देन हम वो आर्टिकल्स लिखते होते थे। आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, अपनी मर्जी की दे सकते हो, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस वही होती है जो स्टैंडर्ड होता है, आप वो स्टैंडर्ड यूज़ किया करो ताकि कोई और आपका कोड पढ़े तो उसको समझ सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि ब्राउजर सपोर्ट। ठीक है, अब HTML5 का एक और जो हमारे पास फ़ायदा है कि HTML5 के जितने भी सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, वो ऑल जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि आगे हमारे पास इसका क्या रहता है इसमें। ओके, अब आ जाता है HTML to HTML5। ठीक है, आर्टिकल टैग किसके लिए यूज़ है, आर्टिकल टैग का मैं ऊपर आपको डिफाइन कर सकती हूँ कि पहले जब हम पोस्ट दिखाते होते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले एक डिव बनाते थे, आईडी पोस्ट की बनाते थे, देन उसके अंदर लिखते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम एक आर्टिकल टैग लिखते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट जो हमने आर्टिकल लिखना होता है और जैसे लिखना चाहिए, मुझे इमेज दिखाना है, वट एवर जो मुझे दिखाना है मैं उसके अंदर लिख सकती हूँ। हेड टैग को कभी आपको पता चल गया कि हेड टैग किसके लिए यूज़ करते हैं, हेडर को डिफाइन करने के लिए यूज है। यू फाइनली यू कैन रिमूव द हेड टैग्स, दे आर नॉट नीडेड इन द HTML टैग, क्योंकि हेड टैग अब हम यूज नहीं करते, अब हमारे पास हेडर टैग आ चुका हुआ है। अब आ जाता है HTML5 कोडिंग कन्वेंशंस क्या है। ठीक है, नो सर्टेन कोडिंग स्टाइल सिंटैक्स यूज इन HTML विद XHTML डेवलपर आर फोर्स्ड टू राइट अ वैलिड एंड वेल फॉर्म्ड कोड। ठीक है, कि इससे पहले जो HTML का था ये इसे कोई भी एक वैलिड चीज़ नहीं थी, हमारे पास सिंटैक्स वैलिड नहीं थे, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं थी हमारे पास। लेकिन XHTML का यानी कि जो उसका वर्जन 5 आया उसमें कि उसने क्या डेवलपर्स को फोर्स किया कि वो अपना जो कोड है वो एक वैलिड टेक्स्ट सिंटैक्स के अंदर और वैलिड टैग्स यूज करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसका फायदा क्या क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले बी स्मार्ट एंड फ्यूचर प्रूफ। ठीक है, क्या वो अब क्या हो गया, क्लोज टू XML जो सिंटैक्स हो गया, आप स्मार्टली अब लिख सकते हैं। करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आपका डॉक्यूमेंट टाइप करेक्ट होना चाहिए, लाइक आपको डॉक टाइप HTML ही यूज करना है। अब ये है कि यू कैन यूज़, ये तो हमें पता है कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि अब आप जो डॉक टाइप अगर इस तरह लिख रहे हो इस तरह लिख रहे हो दोनों क्या है, सेम है। लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप इसको बड़े में लिखा करो। ठीक है, ताकि ये एक लोअर केस से कंसिस्टेंसी आती है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाता है लोअर केस एलिमेंट नेम। अब लोअर केस एक और हमें अभी चीज़ पता चल गई कि अगर हम लोअर केस में लिखने हैं और बड़े केस में लिखने हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। क्लोज ऑल एलिमेंट्स,
ठीक है। अब HTML5 में एक और चीज़ हमारे पास आ गई कि हर एलिमेंट को क्लोज करने की जो शर्त थी इससे पहले हमारे पास, वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जिस तरह ये P टैग था, पैराग्राफ टैग था, हम उसको क्लोजिंग टैग हमेशा डालते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया कि अब इसको अगर हम नहीं भी बंद करते तो तब भी ये एज अ पैराग्राफ कंसिडर होगा और आपकी वेब पेज पर शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है, एज अ डेवलपर आपकी क्या गुड प्रैक्टिस होती है कि आप उसको क्लोजिंग टैग में लाजमी जो है वो बंद करें, ठीक है। अब ये इसके बाद आ जाए सेल्फ क्लोजिंग टैग भी आ गए, ठीक है। बहुत सारे और सारे जितने भी पहले, इससे पहले सिर्फ एक ही सेल्फ क्लोजिंग टैग हम यूज़ करते होते थे, जो कि क्या था, BR टैग्स होता था और इमेज टैग होता था। लेकिन अब उसके अलावा ये मेटा टैग और भी बहुत से सारे टैग्स को जो है वो अलाउ कर दिया गया कि वो सेल्फ क्लोजिंग टैग को कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक और चीज़ हमें उसमें वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, कि अपर केस और लोअर केस में हम दोनों में लोअर एट्रीब्यूट्स का जो नाम लिखे हैं वो सेम है। अगर क्लास में बड़े में केस में लिखनी हो, छोटे में लिखनी हो, दोनों सेम है। लेकिन गुड प्रैक्टिस है कि आप जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं उनको लोअर केस में लिखा करो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कोड की भी मैंने आपको पहले भी बता दी कि डबल कोट्स अगर आप डाल रहे हो, नहीं डाल रहे, दोनों जो है वो कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन गुड प्रैक्टिस यही होती है कि आप उसको कोड के अंदर लिखो ताकि आपका जो कोड है वो एक प्रोफेशनल कोड लिखे। उसके बाद इमेज एट्रीब्यूट्स आ गए, ठीक है। अब क्या है कि ऑल टेक्स्ट पहले HTML5 इस तरीके से, अब पहले हम इस तरीके से ही डालते थे, लेकिन अब आप इस तरीके से भी जो कोड्स हैं वो डाल सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। फिर इसके बाद HTML कोडिंग कन्वर्शन, अवॉइड लॉन्ग कोडिंग लाइन्स। अच्छा, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी आप HTML का कोड लिख रहे होते हैं, VS कोड में हम लिख रहे होते हैं ना, एक लाइन में कोड लिखते जाते हैं, यूँ लिखते जा रहे हैं, लेकिन आपकी वो लाइन नो लॉन्गर देन 80 करेक्टर, ठीक है। वो 80 करेक्टर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको लाइन लंबी नहीं लिखनी कोड की, ठीक है। उसके लिए आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ठीक है। ये आपको एक कन्वेंशन बताएगी। स्पेसेस एंड इक्वल साइंस के बारे में बताया गया आपको कि आपने जो स्पेसेस कहाँ कितनी देनी है, कहाँ के कम देनी है, कहाँ ज़्यादा देनी है। ब्लैंक साइड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होती है, आइडेंटेशन क्या होती है कि जो आपने कोड लिखा है उसके दरमियान जो ये फासला होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते होते हैं, ये जो फासला है ये आइडेंटेशन होती है। आइडेंटेशन इस पहले भी मैं बता चुकी हूँ, VS कोड के अंदर आइडेंटेशन कैसे की जाती है। ब्लैंक लाइन्स एंड आइडेंटेशन की, आइडेंटेशन जो आपकी है कोड की प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि आइडेंटेशन मतलब कि अगर एक टैग यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो वहीं पे खत्म होना चाहिए, उसके अंदर जो चाइल्ड टैग होगा वो उसके अंदर एक स्पेस के अंदर यूज होना चाहिए, ठीक है। इसको आइडेंटेशन कहते होते हैं। ओमिटिंग एन HTML बॉडी, ये भी आ गया था। HTML एलिमेंट इज अ रूट। अच्छा, ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि HTML की जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसमें रूट एलिमेंट कौन सा है, तो HTML जो है हमारा क्या है, रूट एलिमेंट है, ठीक है। ये आपने MCQs के लिए लाजमी इस चीज़ को याद करना है। फिर इसके आगे हम चलते हैं मेटा टैग। अच्छा, मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा के बारे में पहले आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी HTML की जो किसी भी वेबसाइट में अगर हम जाते हैं तो उसके ऊपर जो हमें डाटा नज़र आ रहा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते होते हैं, उसका मेटा डाटा। जिस तरह ये मेरा एक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये एक शो हो रहा होगा, ठीक है, कि क्या हैंड आउट्स और इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा, यानी कि उस पेज के बारे में जो डाटा है उसे हम कह रहे हैं मेटा डाटा। मेटा डाटा में क्या क्या ऐड होता है, इसका कैरेक्टर सेट, यानी कि जो उसका हेडर होता है किसी भी वेबसाइट का, और उसका टाइटल आता है। इसके बाद कमेंट्स के बारे में आपको पता है कि कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा ये क्या आ जाते हैं, HTML के कमेंट्स आ जाते हैं। अब लोडिंग स्टाइल के हम किस तरीके से स्टाइल शीट हम ऐड करते हैं, इससे पहले मैं करके ये दिखा चुकी हूँ, उसके लिए मैं बार बार आपको नहीं करके दिखा रही। अगर नहीं आता तो आपके अगर मिड टाइम तक आपने सही तरीके से लेक्चर्स लिए थे तो आपको ये सब अभी आता होगा। अब आ जाता है लिंक का टैग यूज़ करते हैं, और ये भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम भी ये मेटा डाटा ही में आते हैं, यानी कि हमारे हेडर टैग में ही इसको हम यहाँ पे ही ऐड करते हैं। यहाँ पे जो टाइटल हेड टैग के अंदर ही मैं यूज़ करूँगी जो भी मैंने इंपोर्ट करना है, चाहे वो बूटस्ट्रैप में इंपोर्ट कर रही हूँ, चाहे वो मैं स्टाइल शीट इंपोर्ट कर रही हूँ या कुछ भी इंपोर्ट कर रही हूँ। लोडिंग जावास्क्रिप्ट को हम किस टैग से यूज़ कर इंपोर्ट करते हैं, ये स्क्रिप्ट का टैग और उसके अंदर उसका SRC। आपको ये शॉर्ट में आ सकता है कि आप जावास्क्रिप्ट को और अपने स्टाइल शीट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कि अपनी वेबसाइट के अंदर उसका टैग लिखें, तो आपने ये लाजमी इसको याद करना है। लोअर केस फाइल्स नेम, ठीक है, कि क्या होता है कि कुछ ब्राउजर्स होते हैं वो जो लोअर केस फाइल्स नेम्स होते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरह की केस सेंसिटिव जब होती हैं कुछ, जिस तरह कि आपको बताया कि अपाचे या यूनिक्स आ गए, ठीक है, मोस्ट ऑफ वेब सर्वर अपाचे जो है PHP पे चलता है, यूनिक्स है तो केस सेंसिटिव अबाउट द फाइल्स नेम, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि अपाचे और यूनिक्स क्या है, ये दोनों जो है केस सेंसिटिव है, जबकि और जो सर्वर्स हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ISS हो गया, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब ये आपको गुड कन्वेंशन बताइए कि कोई भी आप फाइल नेम जब HTML की आप सेव कर रहे हो तो उसका नाम क्या आप रखो, लोअर केस में फाइल नेम
नेम रखो, ताकि जो सर्वर्स हैं आपके क्या कहते हैं इशू ना आ जाए कि आप कि कोई सर्वर उसको आपकी वेब पेज को सपोर्ट ना कर रहा हो। अब इस आगे जो लेक्चर जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।